आज हम पढ़ेंगे बीके नायक इंडियन करंट अफेयर। राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150वें वर्ष उद्घाटन समारोह 7 नवंबर 2025 10 से 11 बजे। चरणबद्ध कार्यक्रम हेतु कार्यविधि: प्रथम चरण 7 से 14 नवंबर 2025, द्वितीय 19 से 26 नवंबर 2025 और तृतीय 7 से 15 अगस्त 2026। ये 26 हो सकता है, हाँ ये 26 हो सकता है, ये 25 होगा। हर घर तिरंगा के साथ। चतुर्थ में 7 से 9 नवंबर 2026 समापन सप्ताह। उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 नवंबर 2025 को ये उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पोर्टल वंदे मातरम 150.com। हाउ पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें साल पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय गीत के 150वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सामूहिक राष्ट्रीय गीत गायन कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 के 10 से 11 बजे तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रगीत भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत गायन का समय लगभग 1 मिनट 9 सेकंड। 1 मिनट और 9 सेकंड गीत गायन का समय। वंदे मातरम का अर्थ माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बंग भंग आंदोलन 1905 में यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख बन गया। बंग भंग के 1905 में यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख बन गया। स्मरणीय तथ्य: रचना 7 नवंबर 1876। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। भाषा संस्कृत एवं बांग्ला मिश्रित। किस उपन्यास में आनंद मठ बंग दर्शन पत्रिका आनंद मठ उपन्यास के एक भाग के रूप में? यह गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ। इस तथ्य की पुष्टि अरविंद घोष ने 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक लेख वंदे मातरम में की। 1982 में यह गीत पहली बार उपन्यास के हिस्से के तौर पर सामने आया। पहली बार 1896 में कलकत्ता। ये 1882 होगा फिर से। 1882 में यह गीत पहली बार उपन्यास हिस्से के तौर पर सामने आया। पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस ने 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया। 1907 में मैडम भिकाजी काया ने पहली बार विदेशी भूमि स्टटगार्ट बर्लिन में भारतीय तिरंगा फहराया और उस ध्वज पर अंकित था वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी। गीत से पहले 2 पद को ही राष्ट्रीय गति के रूप में अपनाया गया। गीत के पहले 2 पद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गीत के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। मूल भाषा बांग्ला। अपनाए जाने की तिथि संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों एक ही समय अपनाए गए। अवधि लगभग 52 सेकंड। गाया जाने वाला भाग पूरा गीत नहीं बल्कि पहला छंद अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी ने इसे गाया था। किसने गाया था? सरला देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। 1911 के अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। ये है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन। महत्वपूर्ण नवीनतम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां: संसद पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपाध्यक्ष रिक्त, सभापति राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, आयोग संस्था के प्रमुख 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अजय कुमार, कैग जो हैं वो के संजय मूर्ति 15वें सेबी के अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे जी, मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया जी, सीओ एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीओ बने सतीश कुमार, 8वें वेतन आयोग के
8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग का, और वित्त आयोग का अरविंद पनगड़िया जी, और अध्यक्ष बने 8वें वेतन आयोग के रंजना प्रकाश देसाई जी। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? दिनेश माहेश्वरी जी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर संध्या पुरेचा जी। अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना जी। अनुसूचित जनजाति आयोग के अनंत सिंह आर्य जी। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय फिल्म टीवी संस्थान FTII आर माधवन बने प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यू वी रामासुब्रमण्यम न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती विजया रहाटकर। सेबी के चेयरमैन कौन बने? चल्ला श्रीनिवास शुलू शेट्टी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने? विवेक देवराय निधन। प्रधानमंत्री मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने? एस महेंद्र देव। तो अभी एस महेंद्र देव बने। विवेक देवराय का निधन हो गया। सुरक्षा सलाहकार एवं अध्यक्ष रणनीतिक समूह अजीत डोभाल। महानिदेशक CSIR डॉक्टर N कलाई शेल्वी। नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री सलाहकार अमित खरे एवं तरुण कपूर। न्यायिक प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 53वें न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। लोकपाल न्यायमूर्ति AN खानविलकर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन। उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर के मनोज सिन्हा। लद्दाख के कविंदर गुप्ता। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के अनिल चौहान। थल सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। जांच एवं गुप्तचर संगठनों के प्रमुख ED के राहुल नवीन। CBI के प्रवीर सूद और NIA के सदानंद वसंत दाते। गुप्तचर IB के तपन कुमार डेका। रॉ के पराग जैन निदेशक नेशनल टेक्निकल रिसर्च के अरुण सिन्हा। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक ज्योति। चेयरमैन इसरो वी नारायणन। RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा 26वें। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कीर स्टारमर। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा। प्रधानमंत्री नेपाल अंतरिम सुशीला कार्की। प्रधानमंत्री जापान शिगेरू इशिबा। राष्ट्रपति श्रीलंका अनुरा कुमार दिसानायके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सिंगापुर के राष्ट्रपति थवन सनगुमरत्नम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की। प्रेसिडेंट विश्व बैंक अजय बंगा। WTO के भारत के राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी। WHO महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसुस।
भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी। शपथ 24 नवंबर 2025 को। वे इस पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। कब? 9 फरवरी 2027 तक। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई हैं, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में: जन्म 10 फरवरी 1962, गांव पेटवल, जिला हिसार, हरियाणा। 7 जुलाई 2000 को वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता बने। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद भाग 5 संघ में के अध्याय 6 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक हैं। इन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रावधान शामिल है। प्रमुख अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। यह अनुच्छेद यह स्थापित करता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी संख्या संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। अनुच्छेद 124 है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124(2) जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 129 में यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में स्थापित करता है और यह भी कहता है कि न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 142 यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 में यह सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक या कानूनी महत्व के मामलों पर सलाह देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 144 के तहत यह सिविल और न्यायिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाध्य करता है। 8वें वेतन आयोग का गठन। 8वें वेतन आयोग का गठन। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन जी। सिफारिश लागू होगी 1 जनवरी 2026 से। 23वें विधि आयोग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? दिनेश माहेश्वरी को। 23वें विधि आयोग का गठन 3 सितंबर 2024। कार्यकाल 3 वर्ष। पूर्णकालिक सदस्य हितेश जैन। अधिवक्ता प्रोफेसर DP वर्मा। जस्टिस माहेश्वरी मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस माहेश्वरी के कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है अप्रैल 2024-25 की स्थिति में। भारत का विधि आयोग परिचय। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है, जिसे समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। ब्रिटिश काल का पहला विधि आयोग 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। उद्देश्य: यह आयोग कानून और न्याय मंत्रालय का सलाहकार निकाय होता है। इसका कार्य है भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा और सुधार करना, केंद्र सरकारों को स्वप्रेरणा से नए कानूनों का सुझाव देना, कानून संबंधी अनुसंधान करना। 4 श्रम संहिता लागू। भारत के कार्यबल के लिए नए युग का शुभारंभ। कब से? 21 नवंबर 2025। घोषणा: सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। इतिहास: पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकाल कर इन्हें 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। 4 श्रम संहिताएं: मजदूर संहिता 2019, औद्योगिक संबंधी संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। मुख्य उद्देश्य: श्रम नियमावली को मॉडर्न करना, मजदूरों की सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देना, श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत उद्योग अनुकूल करना। नए लेबर कानूनों से मिलने वाली 10 बड़ी गारंटी। 20 सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। युवाओं को जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी। महिलाओं को
समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान। देश में 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी, फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेचुइटी। 40 से अधिक के हर कर्मचारी के साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप। ओवर टाइम करने पर दोगुना वेतन। खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी। पीएफ, ईएसआईसी बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी मिलेगा। नए लेबर कोड के लागू होने से किसे फायदा? गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पहली बार कानूनी पहचान। संहिता में पहली बार गिग कार्य, प्लेटफॉर्म कार्य और एग्रीगेटर की परिभाषा तय की गई है। एग्रीगेटर को अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2% योगदान कल्याण निधि में देना होगा, जो गिग श्रमिकों की भुगतान की गई राशि का 5% तक सीमित होगा। आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए से लाभ पूरी तरह पोर्टेबल होंगे, यानी श्रमिक चाहे किसी भी राज्य में काम करे सुविधा मिलती रहेगी। संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी सुरक्षा। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट एफटीई से संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण मिलेगा। 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ग्रेचुइटी का अधिकार। मुख्य नियोक्ता को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा देना अनिवार्य। निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा। सभी कर्मचारियों को फ्री वार्षिक स्वास्थ्य जांच। देश में कामकाजी माहौल में बड़ा बदलाव। 8 घंटे कार्यसीमा, नियुक्ति पत्र अनिवार्य। महिलाएं सभी कार्यों और रात में भी काम कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो वीडियो कर्मियों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट व सिने वर्कर की परिभाषा में शामिल किया गया है। 500 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति अनिवार्य। औद्योगिक संबंध संहिता के फायदे। श्रमिक की परिभाषा में सेल्स, प्रमोशन, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी कर्मचारी शामिल। वर्क फ्रॉम होम को वैध व्यवस्था माना गया। शिकायत निवारण कमेटियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य। कई अपराधों का डिक्रिमिनलाइजेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की सुविधा। 3 नई परिभाषाएं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसमें कर्मचारी को निश्चित अवधि के लिए कंपनी पैरोल पर रखती है, न कि ठेकेदार के जरिए। कर्मचारी को स्थायी कर्मी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अवधि समाप्त होते ही नौकरी खत्म हो जाती है। यह कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कम कर सीधे रोजगार को बढ़ावा देना है। नेशनल फ्लोर वेज, न्यूनतम वेतन स्तर है जिसे केंद्र पूरे देश के लिए आधार दर के रूप में तय करेगा, ताकि श्रमिकों को इससे कम वेतन ना मिले। यह लागू होने के बाद राज्य इससे अधिक मजदूरी तय कर सकेंगे, कम नहीं। नेशनल ओएसएच बोर्ड देश में एक जैसे सेफ्टी के हेल्थ स्टैंडर्ड बनाएगा। देश में एक जैसे सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड बनाएगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति के 14 सवालों में से 11 संविधान पीठ ने दी राय। राज्यपालों व राष्ट्रपति की विधेयकों पर मंजूरी के लिए कोर्ट नहीं तय कर सकता समय सीमा। कहा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को नहीं दे सकती स्वीकृति का आदेश। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कुछ राज्यों की प्रारंभिक आपत्तियां स्वीकार करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 में निर्णय लेने के लिए राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा या तरीका नहीं है, तो इस अदालत के लिए समय सीमा तय करना उचित नहीं है और न ही राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करना ठीक है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 201 के तहत कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कोर्ट की ओर से तय समय सीमा से बंधी नहीं है। समय सीमा तय करना उस लचीलेपन के विरुद्ध होगा जिसे संविधान ने संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए सावधानी से सुरक्षित रखा है। राज्यपाल के पास शक्तियाँ। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं, या तो विधेयक को मंजूरी दे, या राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दे और संविधान मंडल को अपनी टिप्पणी के साथ वापस भेज दे। राज्यपाल को परामर्श की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना होगा। विधेयक के दोबारा आने पर वह उसे या तो सहमति देंगे या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजेंगे। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं है। अदालत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय के गुण दोष की समीक्षा नहीं कर सकती। खास बातें, विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता। बिलों को मंजूरी देने, रोकने या सुरक्षित करने के राज्यपाल व राष्ट्रपति के कार्य
न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं। किसी विधेयक के कानून बनने से पहले अदालत उसकी विषय वस्तु की समीक्षा नहीं कर सकती। संवैधानिक पाठ भले ही अंग्रेजों से प्रेरित हो, लेकिन इसकी व्याख्या व कार्यप्रणाली वास्तव में स्वदेशी है। कोर्ट कब करेगी हस्तक्षेप? राज्यपाल विधेयक पर लंबे समय तक अनिश्चित और बिना वजह बताए बैठे नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकती है। अदालत इसमें मेरिट पर टिप्पणी किए बगैर राज्यपाल से तर्कसंगत समय के भीतर अनुच्छेद 200 के तहत अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए कह सकती है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल का संवैधानिक पद इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन है। अब तक 15 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 143(1) के तहत आज तक कुल 15 बार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजे गए हैं, लेकिन मौजूदा रेफरेंस जैसा कोई नहीं था। उनमें से किसी में भी संवैधानिक पदाधिकारियों के दैनिक कामकाज और विभिन्न पदाधिकारियों, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच कानून बनाने के संबंध में परस्पर कार्यवाही को लेकर सवाल नहीं थे, इसलिए यह एक फंक्शनल रेफरेंस है। 14 प्रश्नों के यह दिए जवाब। प्रश्न 1, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक आने पर राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प है? जवाब है मंजूरी दे, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे या पुनर्विचार की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल को लौटाए। राज्यपाल के पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2, क्या अनुच्छेद 200 के तहत विकल्पों के प्रयोग के लिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर बाध्य है? नहीं। यदि बाध्य होते तो पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प नहीं होता। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के संवैधानिक विवेक प्रयोग की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? नहीं। राज्यपाल के निर्णय के गुण दोष की समीक्षा नहीं हो सकती, पर लंबे समय तक अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर निर्देश दे सकती है। क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के तहत मिली शक्तियों की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? नहीं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन राज्यपाल के कार्यालयों को संवैधानिक निष्क्रियता से संबंधित न्यायिक समीक्षा से नहीं बचाता। क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल 201 के तहत राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए अदालत समय सीमा लागू कर सकती है? क्या राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? नहीं। कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय के लिए समय सीमा में नहीं बांध सकते। न्यायपालिका के लिए यह अनुचित होगा। राज्य के किसी विधेयक को मंजूरी के बारे में निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी होगी? नहीं। राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि ही पर्याप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से हर बार राय लेने की जरूरत नहीं है। विधेयक पर निर्णय से पहले क्या राज्यपाल राष्ट्रपति विधेयक को विषय वस्तु की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? जवाब है नहीं। न्यायिक समीक्षा केवल कानून बनाने के बाद ही हो सकती है। विधेयक केवल प्रस्तावित कानून है जो मंजूरी के बाद कानून बनते हैं। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्ति से बदला जा सकता है? नहीं। राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति भूमिका का काम करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग नहीं हो सकता। क्या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? नहीं। कोई विधायक राज्यपाल या नियमानुसार राष्ट्रपति की विशिष्ट स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच विधि महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा से पहले यह निर्णय करे कि इस मामले को अनुच्छेद 145 के तहत 5 जजों के बेंच को भेजें? सीधा जवाब नहीं। यह प्रश्न विधायी स्वीकृति से संबंधित मौजूदा संदर्भ को देखते हुए अप्रासंगिक है। क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति केवल प्रक्रियात्मक कानून तक सीमित है या मूल प्रावधानों तक निर्देश पारित करने में विस्तारित है? प्रश्न व्यापक, जवाब देना कठिन, लेकिन इसका उपयोग मूलभूत संवैधानिक प्रावधानों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्या अनुच्छेद 131 के केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है? अप्रासंगिक सवाल, उत्तर नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेना अनिवार्य है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल नामक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उन विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की है जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर रखा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित की है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां। निर्णय की समय सीमा। राष्ट्रपति को उसके लिए आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। निर्णय के कारणों की घोषणा। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक को स्वीकृति नहीं देता तो इसे इसके स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। इन कारणों के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। राज्यों द्वारा सहयोग। आरक्षित विधेयकों के बारे में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना होगा और सुझावों पर विचार करना होगा। परमादेश रिट। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं लेता तो राज्य सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकती है। राष्ट्रपति को आत्यंतिक वीटो एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार नहीं। राष्ट्रपति आरक्षित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक लंबित रखकर पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। आत्यंतिक वीटो वास्तव में विधेयक पर अपनी सहमति रोके रखने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 143। यदि विधेयक असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखा गया है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अनुच्छेद 201। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी। संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी सहमति देता है या सहमति रोके रखता है। अनुच्छेद 201 से जुड़ी चिंताएं। विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए संविधान की समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोके जा सकता है। आयोगों की सिफारिशें। सरकारी आयोग 1983 और पुंछे आयोग 2007 दोनों आयोगों ने राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी। इससे राज्य विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की प्रवृत्ति पर विराम लगेगा। ये हुआ। अब इसके बाद देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ठीक।